हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 685 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे 686 नंबर प्रश्न से। आप लोगों को जो पीडीएफ दी जा रही है उन पीडीएफ्स को भी पढ़ते रहिए अच्छे से, और हो सके तो उनको वीडियो के साथ मिला के पढ़िए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और जल्दी याद भी होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बिना समय गंवाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के लिए एक कार्यक्रम है, नाम है PISA। ठीक है, प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दिख रहा है इसमें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखते हैं OECD, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो देखिए क्या ये कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम है PISA, PISA। ठीक है ना, आपने देखा है PISA। इसमें एक सदस्य और गैर सदस्य राष्ट्रों में क्या होता है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के लिए एक विश्वव्यापी अध्ययन है। क्या है, यह सदस्य हो कोई या गैर सदस्य हो, ठीक है, उनमें आर्थिक सहयोग विकास संगठन के लिए एक विश्वव्यापी अध्ययन, जिसका उद्देश्य क्या होता है, गणित, ध्यान रखना, विज्ञान पढ़ने पर 15 वर्षीय स्कूली विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम को मापकर शैक्षिक प्रणालियों का मूल्यांकन करना है। किसके? 15 वर्षीय स्कूली विद्यार्थी जो होते हैं उनके शैक्षिक प्रदर्शन को मापना है और उसके बाद उनकी शैक्षिक प्रणालियों का मूल्यांकन करना है गणित और विज्ञान के आधार पर। ठीक, पहली बार यह 2000 में किया गया था, उसके बाद हर 3 साल में दोहराया जाता, मतलब 2000 में किया गया तो हर 3 साल में हो रहा है, 2000 में हुआ, फिर उसके बाद 2003 में होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसका उद्देश्य क्या है, देशों को उनकी शिक्षा नीतियों परिणामों में सुधार करने के लिए, सक्षम करने के लिए तुलनीय डेटा प्रदान करना। यह दैनिक जीवन में समस्या को सुलझाने और अनुभूति को मापता है। ध्यान रखना, उद्देश्य क्या है, कब पहली बार कब हुआ, कितने साल में किया जाता है, ये सब हर चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब हिसाब से देखा जाए तो 3 साल पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक कितना हो गया होगा, 6 हो गए हैं। ठीक है, 6 या फिर 7, ठीक है ना, चलिए 6 हुए हैं अभी तक कुल मिला के। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 17 है, ये 17 नंबर है, ध्यान रखना 17 नंबर है ये, XBII 17 होता। ठीक है, तो इसमें बताया गया संविधान के भाग, इसमें ये जो भाग 17 है किससे संबंधित है, तो ये राजभाषा से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, राजभाषा से। आपने संविधान पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। संविधान का भाग 17 है, 343 से 351 के बीच में आधिकारिक भाषा संबंधित है। प्रावधानों को 4 प्रमुखों, मतलब एक संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा, कानूनों और विशेष निर्देशों के ग्रंथों में विभाजित किया। मतलब एक तो है संघ की भाषा होगी, फिर राज्यों की भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा होगी, न्यायपालिका की भाषा, और उसके बाद कानून विशेष दिशा निर्देशों की एक भाषा होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, क्या है, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के संबंध में सही है, SFAC। देखते हैं कौन सा कथन सही हुई। देखिए सही बताना है ना। यह सहयोग और किसान कल्याण के लिए कृषि मंत्रालय के तहत एक नया विभाग है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक नया विभाग बना हुआ है, तो सही है या फिर गलत है।
तो ये गलत हुआ है, ठीक है, गलत है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है, बात सही है। एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था, ठीक। व्याख्या देखते हैं क्या है इसके, देखिए बी इसका सही उत्तर। कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, देखिए क्या है कि इसमें एसएफएसी की स्थापना हुई 1994 में, ठीक। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त निकाय है, किसी के तहत नहीं, अंतर्गत नहीं है, ये स्वायत्त निकाय है। हालांकि ये कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा प्रवर्तित किया गया है, ठीक। ध्यान ये भी रखना, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 क्या है? कॉफी से भी संबंधित ही है, ठीक है, कॉफी बोर्ड है ना, ध्यान रखना इसको भी। तो 1994 में ये बनाया गया है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सोसाइटी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया है, तो आरबीआई ने किया है। सोसाइटी का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता करते हैं कृषि किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय विभाग के अध्यक्ष सचिव। कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रबंधन किया जाता है। इसका जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कौन कौन होता है भाई? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं इसके अध्यक्ष, बाकी सब सदस्य हैं। सचिव है कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, फिर भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री होते हैं इसमें। एसएफएसी भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं अर्थात बीसीए ईजीसीजीए को कृषि व्यवसाय गतिविधियों में छोटे सीमांत किसानों को शामिल करने के लिए लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, शेष एक करदाता के कर देयता के ऊपर लगाए गए कर का एक रूप होता है, तो सही है ना, सही हुआ। दूसरा, प्रत्येक करदाता जिसे आयकर का भुगतान करना 4% दर से उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट से प्रत्येक करदाता जिसे आयकर भुगतान करना है तो 4% की दर से उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, सी सही उत्तर है, ठीक है। देखिए व्याख्या क्या है, शेष एक करदाता के मूल कर देयता पर लगाए गए कर का एक प्रकार होता है। यह उपकर कब लगाया जाता है? जब सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाती है तभी लगाया जाता है शेष। उपकर सरकार द्वारा वसूले जाने वाले किसी अन्य कर जैसे आयकर, माल कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क के समान नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इन सब के समान नहीं है ये। प्रत्येक करदाता जिसे आयकर का भुगतान करना है 4% दर से उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कर अधिभार सहित 4% पर स्वास्थ्य शिक्षा उपकर बजट 2018 में पेश किया गया, ठीक। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 2020 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, तो गलत है, ठीक। दूसरा, एनसीडीसी सहकारी समितियों के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है और हाल ही में मिशन सहकारी 22 शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए बी इसका सही उत्तर है। हाँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्या भाई, देखते हैं। देखिए एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत स्थापित है, एक वैधानिक निकाय, 2020 के तहत नहीं, 1962 के तहत, ठीक। एनसीडीसी का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक वस्तु, पशुधन, कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं सेवाओं के सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के कार्यक्रमों की योजना और प्रचार कर रहे हैं, ठीक। एनसीडीसी नई दिल्ली और केंद्र कई क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से काम करता है। एनसीडीसी के पास एक ही वित्तीय और विकासात्मक संस्था के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र वैधानिक संगठन होने का अनूठा गौरव प्राप्त है इसे, जो विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के लिए समर्पित है। इसके पास क्या है? वित्तीय विकासात्मक संस्था है,
इसके रूप में काम करती है, तो एकमात्र वैधानिक संगठन होने का अनूठा गौरव जो विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के लिए समर्पित है। एनसीडीसी सहकारी समितियों के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। एनसीडीसी सहकारी समितियों के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, जो हाल ही में मिशन सहकार 22 शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों को क्या करना है, उनकी आय को दोगुना करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न ऐप्स पर हालिया प्रतिबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अपनी शक्ति का आह्वान किया। गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रक्षा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करेगा, ये भी गलत है। तो दोनों ही जब गलत है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछा गया होता कि कौन सा सही है तो डी हो जाता। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसकी व्याख्या देख लें क्या है। व्याख्या है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रतिबंध लगाने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 नहीं 69A के तहत। ठीक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र मंत्रालय ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए संपूर्ण सिफारिश भेजी है। उसके अलावा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कंसोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक भागीदारी हुई है, उसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी कुछ हुई है, तो उसका मतलब क्या है बताना हमें। देखिए, भारत का है, भारत जीपीएआई के सदस्यों में से एक है। सही है या फिर गलत है? बात तो सही है। दूसरा है जीपीआई पर अनुसंधान पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए उद्योग, सरकार, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा फिर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न व्याख्या देखने पहले जीपीएआई क्या है। देखिए, जीपीआई एक सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे कहते हैं पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। पेरिस में OECD का मुख्यालय है। इससे एक चीज़ ये भी पता चली। दूसरी चीज़ कि सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाएगा। ठीक है, द्वारा होस्ट किया जाए। साथ ही 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्ट मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक को शामिल किया गया। जीपीआई पर अनुसंधान पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए उद्योग, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। युवा कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार एयर इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। सही बताना है इसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि सही पूछा गया या गलत पूछा गया। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया। यह कार्यक्रम जो है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया। सही है या फिर गलत है? तो गलत है भाई। यह कार्यक्रम देश भर के 8वीं से 12वीं कक्षा के सभी स्कूलों के छात्रों के लिए खुला रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इंटेल इंडिया ने सरकारी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया, यूथ के लिए जिम्मेदार। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को AI रेडी बनने और भारत में AI कौशल अंतर को कम करने में मदद करना है। इस कार्यक्रम देश भर के सरकारी स्कूलों 8वीं से 12वीं के लिए खुला रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है इसको भी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें
सही नहीं है पूछा गया, मतलब गलत पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि बड़े पैमाने पर मशीन प्रकाश संचार जो MMTC तकनीक अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्शन घर के अंदर और बाहर की सेवा का समर्थन करती है, यहाँ तक कि सेवा की समान गुणवत्ता के साथ सेल किनारे पर भी। सही है या फिर गलत है? तो बात तो क्या है, सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। दूसरा है अल्ट्रा विश्वसनीय जो और लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस तकनीक बहुत बड़ी संख्या में जुड़े उपकरणों का समर्थन करती है, जिन्हें आमतौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। देखिए क्या है, हम इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दें अगर, तो बात सही हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्शन घर के अंदर बाहर समर्थन करती तथा यहाँ तक कि सेवा के समान गुणवत्ता के साथ सेल किनारे पर भी ये ऐसी व्यवस्था ऐसा समर्थन करती है। मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है, तकनीक बहुत बड़ी संख्या में जुड़े उपकरणों का समर्थन, बहुत बड़ी संख्या में जो उपकरण जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन उपकरणों का समर्थन करते हैं, जिन्हें आमतौर पर IoT भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई पहला स्टेटमेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया। सही है या फिर गलत है? ठीक है, बात सही है, ठीक है, सही पूछा गया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित किया, बात सही है। दूसरा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। दोनों सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सी इसका सही उत्तर। हाँ, NIC में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या रहा भाई? उद्देश्य है कि इसके उपयोग को बढ़ावा देना, हमें कैसे भी करके ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को तेजी से अपनाने और ऑन बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि NIC के द्वारा AI में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में COE सरकार को सुधारने की कोशिश दिशा में काम करने के लिए उत्तरदायी शासन के लिए समावेशी AI के आदर्श वाक्य के साथ स्थापित किया गया है और नागरिकों को सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं यह एक क्रिप्टो नेटवर्क को हाईजैक करने के लिए एनक्रिप्टेड कोड के उपयोग को संदर्भित करता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। चलिए प्रश्न आंसर दिख गया। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है सब। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी को आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस के गुप्त उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 97 है कि डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डीप लर्निंग एक कोई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पहलू से संबंधित है। इसमें बताना है कि डीप सीखने का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही है। यह मशीन को कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव की सीखने की प्रक्रिया का अनुसरण करके करने की अनुमति देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो गया, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ये इसका सही उत्तर। हाँ, यह मशीन को कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव की सीखने प्रक्रिया अनुकरण की अनुमति देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ब्लॉकचेन के संबंध में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके। क्या है भाई? तो पहला स्टेटमेंट है, बताना सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट यह अभिलेख की एक इंजीनियरिंग सूची है।
अभिलेख की एक इंजीनियरिंग सूची है जिसे क्रिप्टोग्राफी का उपयोग के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक, सही है पहला स्टेटमेंट, सही है या फिर गलत है? सही है। ठीक, यह अभिलेखों की एक इंटरलिंक सूची जिसे क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित किया गया है। प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है क्योंकि ब्लॉकचेन लेनदेन में एक बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो बात ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि ब्लॉकचेन 3 महत्वपूर्ण भूमिकाओं का प्रबंधन करता है। कौन कौन सा? एक तो लेनदेन का रिकॉर्ड रखेगा, दूसरा पहचान स्थापित करेगा और तीसरा अनुबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। जब तीनों स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया, इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए डी इसका सही उत्तर है। यह क्या है? अभिलेखों की एक इंटरलिंक सूची है जिसे क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित किया गया है। प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है क्योंकि ब्लॉकचेन लेनदेन में एक बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है इसकी कि अधिक पारदर्शी होती है, मतलब इसमें अगर कोई बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन 3 महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर काम करता है। एक तो लेनदेन रिकॉर्ड करता है, पहचान स्थापित करता है, उसके अलावा अनुबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि ब्लॉकचेन क्या है, क्यों है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब जानना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डेटा के अनुप्रयोग निम्नलिखित कौन बिग डेटा के अनुप्रयोग है? अब हमें यह बताना है। देखिए क्या है कि बेहतर समझ कंपनी द्वारा ग्राहकों को लक्षित करना, बात सही है। ठीक है ना, देखिए बेहतर समझ कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को लक्षित करना, साइबर हमलों को रोकने के लिए क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाएं। ठीक है, कैंसर के लिए नए इलाज खोजने के लिए स्वास्थ्य में उपयोग किया जाता है। तो ये भी बात सही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में देखना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने में सहायक करता है डेटा। अगर कोई आंकड़ा आता है तो वो किससे कुछ न कुछ विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों ही स्टेटमेंट क्या है भाई? सही हैं। डी इसका सही उत्तर है। डार्क वेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है देखते हैं। देखिए डीप वेब इंटरनेट का वह क्षेत्र जो सर्च इंजन के माध्यम से सुलभ नहीं है। ठीक, जो सर्च इंजन के माध्यम से सुलभ नहीं, वही है डीप वेब इंटरनेट। डीप वेब, डार्क वेब गहरे वेब का एक छोटा हिस्सा बनता है। ठीक, डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री जो डॉक नेट्स ओवरले नेटवर्क पर मौजूद है, जो सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं और लेकिन एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डी इसका सही उत्तर है। हाँ, डीप वेब इंटरनेट का वह क्षेत्र जो सर्च इंजन के माध्यम से सुलभ नहीं है। डार्क वेब गहरे वेब का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। ठीक, डार्क वेब वर्ल्ड वाइड के सामग्री हैं जो डार्क नेट्स और ओवरले नेटवर्क पर मौजूद है, जो सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं लेकिन एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि पोकली किस्म का चावल है उसके बारे में बताना। ये अभी खबरों में रहा है, इसके बारे में सही कौन सा है? यह सुंदरबन के बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा है यह अपनी अद्वितीय खारा से क्षमता के लिए जीआई टैग प्राप्त किया, ये बात सही है। ध्यान रखना है पोकली किस्म का चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बी इसका सही उत्तर है। पोकली किस्म को अपने खारे पानी के प्रतिशोध रेत पोकली किस्म को अपने खारे पानी के प्रतिरोध और केरल के तटीय जिलों के धान के खेतों में फलने फूलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ठीक है, चावल की विशेषता ने इसे भौगोलिक संकेत
टैग में ला दिया है। निरंतर अनुसंधान का विषय भी है ये। अब सुंदरवन के किसान मूंगफली के बीज का उपयोग करके ही करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सुंदरवन में लगभग 80% अगर पोकली चावल की रुपाई सफल हो जाती तो किसानों के भाग्य को मोड़ने के लिए अच्छा कदम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसका। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के दौरान भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था? अब तो ये बताना हमें। ठीक है, तो इसमें देखिए कैग, ठीक है, कैग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभावाद के दौरान भारत के संविधान के लिए तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है भाई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय लोक लेखा परीक्षा और विभाग के प्रमुख या सार्वजनिक पक्ष का संरक्षक केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित भी करता है। इनका कर्तव्य भारत के संविधान वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक तरफ है रिपोर्ट सूचकांक, एक है जो तैयार कर रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सही है। WB मतलब वर्ल्ड बैंक, सही है कि गलत है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। दूसरा है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यूनेस्को जारी करता है, ये भी नहीं सही है। फिर वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यूनेस्को जारी करता है, तो ये भी गलत है। ठीक, इसके अलावा समावेशी विकास सूचकांक UNDP करता है, तो ये सही है या फिर गलत है? ठीक है ना, तो देखिए ये तीसरा भी इसका गलत है। चौथा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जोड़ा सही मिलाना था, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही उत्तर को क्या होगा? बी हो गया। ठीक है, क्योंकि चौथा का मिलान सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है भाई, सही जोड़ा क्या है इसका। देखिए दिए गए सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये जो सारे दिए गए हैं ये सारी रिपोर्टें WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। बाकी और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार की जाने वाली और भी रिपोर्ट हैं क्या? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ध्यान रखना इन सब का। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, नौकरियों की रिपोर्ट का भविष्य, ये सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग है DPIIT बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। इसमें बताना है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से कौन कौन से संबंधित हैं, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए वस्तुओं का जो GI टैग दिया जाता है वो बौद्धिक संपदा अधिकार में आता है। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है। ठीक, दूसरा कॉपीराइट। तीसरा सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन अगर है वो भी IPR में आएगा। ठीक है, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। हाँ, व्याख्या देखते क्या है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग जो है वो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, सामानों के भौगोलिक संकेत, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। पेटेंट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क्स है, सामानों का भौगोलिक संकेत GI टैग, कॉपीराइट, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, डिजाइन से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जिम्मेदार हैं और उनके प्रचार संरक्षण से संबंधित पहल की देखरेख करता भी है। ठीक, इनमें कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के कार्यालय के माध्यम से नीति की रूपरेखा और उसका कार्यान्वयन शामिल है। किसके? डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स का कार्यालय जो है
ये काम वही करता है। ठीक, क्षेत्रीय उद्योग संघों को शामिल करने वाली समान पहलों के अलावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और शीर्ष उद्योग संगठनों के साथ मिलकर औद्योगिक संपत्ति में निहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर आगे है कि यह इन क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन WTO से संबंधित व्यापार संबंधित पहलुओं पर भी समझौते से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इंदिरा साहनी केस आपने पढ़ा होगा कहीं पे, इंदिरा साहनी केस है 1992 से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है ये बताना हमें। ठीक है, इंदिरा साहनी केस 1992 किससे संबंधित है, हम आपको बता दें कि एक समिति बनी थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल BP मंडल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है ना, तो सेम है इंदिरा साहनी वाला केस भी। ठीक, तो आरक्षण से संबंधित है कुल मिला के। ठीक है ना, आरक्षण से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या है, ए हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण कोटा, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10%, सरकारी नौकरियों के लिए सरकारी अधिसूचना को 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभी आया है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं EWS कोटा 10% का। ठीक, इसके एवज में ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग का जो 27% का कोटा था उसको बरकरार रखा। साथ ही यह सिद्धांत भी था कि संयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लाभार्थी भारत की जनसंख्या के 50% से भी अधिक नहीं होने चाहिए। जो 50% है वो क्या है, उसमें SC ST और OBC पिछड़े वर्ग भी, इनके 50% ही होने चाहिए। जो केस आया था कब, मंडल आयोग वाली रिपोर्ट जब आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, इसमें यही बोला था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न है नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान INST विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक का एक स्वायत्त संगठन है, बात सही है या फिर गलत है। तो बात सही है, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान INST क्या है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक, दूसरा है INST ने एंटीपोलेप्टिक दवा एमाइड रूफामाइडामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो आधारित उद्योग अनुकूल और कम लागत वाली विधि विकसित की है। किसने, ये नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत पूछा गया क्योंकि गलत कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। देखिए, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संगठन है, संस्थान है, बात सही है। INST ने एंटीपिलेप्टिक दवा एमाइड है रूफामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो आधारित उद्योग अनुकूल और कम लागत वाली विधि विकसित की है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, सही हो गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ICONSAT क्या है, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, के बारे में विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, सही है या गलत है। सही है, द्विवार्षिक सम्मेलन है, हर दूसरे साल में होता है। ICONSAT इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या
IANT के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर ए है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए, ICONSCT एक द्विवार्षिक सम्मेलन, बात सही है, प्रख्यात वैज्ञानिकों के बीच बातचीत का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। ICONSCT जो नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल के अग्रिमों को सामने लाने के लिए है। ठीक, ICONSCT क्या है? यह नैनो मिशन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वावधान में होता है। ध्यान रखना है कि भारत सरकार के तत्वावधान में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, नैनो मिशन है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। देखिए, नैनो तकनीक भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने और 1 से 10 नैनोमीटर के भौतिक आकार रेंज में नए उपकरणों और सामग्री संरचनाओं को विकसित करने के लिए तकनीकों का विकास और उपयोग है। तो बात सही है कि गलत है? तो बात गलत है। ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है। बात सही है कि गलत है? तो ये भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। डी इसका सही उत्तर है। ये नैनो तकनीक भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने और 1 से 100, 1 से 10 वहां दिया गया था, यहाँ पे 1 से 100 नैनोमीटर की भौतिक आकार की सीमा में नए उपकरणों भौतिक संरचनाओं के विकास के लिए तकनीकों का विकास और उपयोग है। ठीक, दूसरी चीज है, 1 नैनोमीटर में 1 मीटर के बराबर होता है। वो 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से के बराबर होता है, ना कि 1 लाख वाले हिस्से के बराबर होता। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखें, ध्यान से सुनिएंगे तो प्रश्न याद हो जाएंगे आपको, और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा में। ठीक, तो दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विचार करना एक भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम के बारे में। भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम के बारे में क्या करना है? विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ये बताना है हमें। ठीक है ना, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक पहल है। बात सही है कि गलत है? सही है या फिर गलत है? पूछा क्या गया, सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, अभी हमने पढ़ा है ऊपर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, नहीं है उसमें। ठीक, INUP को IISc और IIT बॉम्बे में नैनो इलेक्ट्रॉनिक के उत्कृष्टता केंद्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है इसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब गलत पूछा गया है और पहला स्टेटमेंट गलत, तो इसका मतलब ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ए है। हाँ, व्याख्या देखते क्या है। भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ना कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेंगे। दूसरा है, INUP को IISc और IIT बॉम्बे में नैनो इलेक्ट्रॉनिक के उत्कृष्टता केंद्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नैनो तकनीक पर आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है, एक नाम है अनन्या, अनन्या नाम है इसका, इसको विकसित किया है। तो किसने विकसित किया भाई? देखते हैं। इसको विकसित किया है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है कीटाणुनाशक स्प्रे है, नाम है अनन्या। ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं, इसका सी सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पुणे, ठीक है, ने सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। नाम क्या रखा है? अनन्या। ध्यान रखना, अनन्या
क्या है, वो एक कीटाणुनाशक स्प्रे है। किसके द्वारा विकसित किया गया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कौन सी, पुणे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नैनो में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नैनो स्केल सामग्री का उपयोग शामिल है। पर्यावरणीय नैनो में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नैनो स्केल सामग्री का उपयोग शामिल है। इसमें विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। देखिए, नैनो CO2 हार्वेस्टर जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को चूस सकता है, ठीक है, सक कर सकता है और इसे मेथनॉल में परिवर्तित भी कर सकता है। वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है इसका। अगर सक कर लेगा तो उसको मेथनॉल के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, जल निकायों से भारी धातुओं रंगों को हटाने के लिए चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए नैनो कणों को शक्तिशाली साबित किया गया है। ये भी बात सही है। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है कि नैनो पार्टिकल्स की लंबी दृढ़ता की क्षमता के कारण वो जैव आवर्धन जैसी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, डी। डी इसका सही उत्तर है। हाँ, चलिए व्याख्या देखते क्या है। व्याख्या सेम दी गई है, इसको ना भी पढ़ेंगे तब भी वही मेथनॉल में परिवर्तित करेंगे, CO2 को चूस लेगा। ठीक है, जल निकायों से भारी धातु रंगों को हटाने के चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए नैनो कणों को शक्तिशाली बनाया गया है। नैनो पार्टिकल्स की लंबी दृढ़ता की क्षमता के कारण वो जैव आवर्धन जैसी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन जैसी चिंताओं को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता जो है लंबी दृढ़ता की है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक वो एक जगह पे स्थिर रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या बढ़ा देंगे, जैव आवर्धन जैसी चिंताओं को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके क्या बताना है, सही कि गलत बताना है। देखिए, बताना है इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन का एक समस्थानिक है। बात सही है या फिर गलत है। बात सही है, कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन का ही एक समस्थानिक है, सही है। दूसरा है, कार्बन नैनो ट्यूब को कार्बन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि CNT क्या कार्बन नैनो ट्यूब्स धातु मैट्रिक्स कंपोजिट में उत्कृष्ट विद्युत गुण होते हैं और उनका उपयोग उनके विद्युत गुणों को बढ़ाने के लिए धातुओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, डी है। ठीक है, चलिए डी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी सेम है। कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन फाइबर के रूप में जाना जाता है, उत्कृष्ट विद्युत गुण होते हैं, उनको उपयोग विद्युत गुणों को बढ़ाने के लिए धातुओं को सुदृढ़ीकरण के रूप में किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही ढंग से परिभाषित किया गया है। ठीक है, बताना इसमें सही ढंग से क्या परिभाषित किया, मतलब कुछ चीज सामान है इसमें, उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट, ठीक है, भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी आधारित कंप्यूटर। ये प्रश्न कुछ सही नहीं लग रहा हमें, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या भी नहीं दी गई है तो इसको हम छोड़ भी देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, ये प्रश्न ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल इंजन में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पानी आधारित एंटी फ्रीजर समाधान है। क्या है भाई, एंटी फ्रीजर समाधान क्या है, देखते हैं। एंटी फ्रीजर समाधान, इसमें एथिलीन पानी, प्रोपिलीन पानी, एथिलीन ग्लाइकॉल और पानी, इथेनॉल और पानी। इसमें कौन सा सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल और पानी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
एथिलीन ग्लाइकोल और पानी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजन में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पानी आधारित एंटी फ्रीजर समाधान है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पानी आधारित एंटी सॉल्यूशन फ्रीजर समाधान पानी और या तो एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल। नाम है एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं उसको, उसी को प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, मिश्रण है। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग एक लंबा इतिहास जो खासकर मोटर वाहन के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, आंतरिक अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोपी की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोपी का उपयोग आप जानते हैं क्यों होता है। ठीक है, एंडोस्कोपी के काम के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना जिम्मेदार होती है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए प्रतिबिंब है या कुल आंतरिक प्रतिबिंब है, या फिर बिखराव या फिर विक्षेप। देखिए बिखराव तो हो नहीं सकता क्योंकि जब किरणें बिखर जाएंगी तो कुछ चीज़ें सही से क्लियर तरीके से दिखेंगी भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। एंडोस्कोपी जो प्रक्रिया होती है वो कुल आंतरिक प्रतिबिंब की घटना पे आधारित होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, बी हुआ। बी इसका सही उत्तर है। हाँ, बी इसका सही उत्तर है। एक एंडोस्कोप क्या है, एक बेंडी टेलीस्कोप की तरह एक सा है जो चिकित्सक शरीर की गुहाओं में एक के अंदर देखने के लिए उपयोग कर सकता है। ये दूरबीन के विपरीत होती, दूरबीन की तरह नहीं होती, ध्यान रखना। ये दूरबीन की तरह नहीं, तो हो सकता है स्टेटमेंट कुछ और तरीके से आ जाए वहाँ पे। ठीक, तो स्टेटमेंट के रूप में दे दी, दूरबीन की तरह नहीं होता, ये बहुत कठोर ट्यूब होती है। एक एंडोस्कोप का हिस्सा जो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है, लचीला होता है। दूरबीन कैसी होती, मजबूत होती है, लेकिन एंडोस्कोप कैसा होता है, वो लचीला होता है, क्योंकि उसको शरीर में डालना पड़ता है अंदर। ठीक, चलिए प्रकाश कुल आंतरिक प्रतिबिंब की मदद से एंडोस्कोप के माध्यम से यात्रा करता, मतलब घूमता है, वहाँ पे देखता है क्या कमी है क्या नहीं है, क्या क्या कैसे चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए प्रश्न है, पैंगोलिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि पैंगोलिन क्या है। ठीक है, यह इस ग्रह पे एकमात्र ऐसा विशाल स्तनपायी जानवर है। सही है कि गलत है, क्या बताना है इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो ये बात सही है। यह अपनी कक्षा मतलब ममेलिया में के भीतर सबसे अधिक अवैध रूप से कारोबार किया जाने वाला कशेरुक भी है। ये अभी चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है, इनके खाल, ठीक है, इनसे दवा भी बनाई जाती है। ठीक है, तो इनकी खाल बड़ी मजबूत होती है, इनकी जीभ बड़ी लंबी होती है, ये जीभ से पानी पी सकते हैं, बिल्ली की तरह गुलाटी मार सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ आदतें हैं जो ध्यान रखनी है। ये अपनी जीभ से खुजा भी सकते हैं, अपनी जीभ को नाक में डाल लेते हैं। ठीक, जीभ बड़ी लंबी होती है इनकी। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये अपनी कक्षा मतलब ममेलिया के भीतर में सबसे ज़्यादा अवैध कारोबार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके दांत नहीं होते हैं, सही बात है, दांत नहीं हैं उनके, लेकिन उनके पेट के अंदर बजरी केराटिनस स्पाइन के साथ चबा जाते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बता दें, पूरे विश्व में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां होती हैं, 8 प्रजाति हैं। ठीक है, 8 प्रजातियां हैं पूरे विश्व में। भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं ये, देखिए ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक, और ज़्यादातर ये बुंदेलखंड रीजन में मिलते हैं। समझ गए। चलिए, तो इतना ही जानना जरूरी है, बाकी तो व्याख्या में देख लेंगे क्या क्या है इसका। तो इसका डी उत्तर हो गया सही। देखते हैं क्या भाई, देखिए एक विशाल स्तनपायी है। साइट्स के अनुसार साइट्स ने क्या किया है, ममेलिया के भीतर सबसे अधिक अवैध कारोबार हो रहा है, कारोबार वाली श्रेणी में शामिल किया गया उसको साइट्स ने बताया है। ठीक, ना कि IUCN ने, ध्यान रखना है, साइट्स ने बताया है।
मार्च 2018 में ट्रैफिक ने क्या किया है, नई रिपोर्ट जारी की कि पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपायी है। तो ध्यान ये भी रखना कि ये एक स्तनपायी भी है, और साइट्स ने क्या कहा कि सबसे अधिक अवैध रूप से कारोबार होता है इनका। ट्रैफिक ने भी नई रिपोर्ट दी 2018 में, कहा कि पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपायी है। ठीक है, इसके आगे भी है, अभी व्याख्या इसकी है पूरी। देखिए, पेंगोलिन शरीर पर बड़े अतिव्यापी तराजू तराजू वही होते हैं जो इनके ऊपर खाल होती है ना, उस तरीके उसको बोलते हैं। वो कवच के रूप में काम करते, बड़े मजबूत होते हैं, उसको गोली भी असर नहीं करती जल्दी। थी यह शिकारियों के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में गेंद को भी कर्ल कर सकता है। समझ आए ना? आप पेंगोलिन जब गूगल पर डालेंगे तो उनकी कई सारी हरकतें दिखेंगी आपको, बढ़िया। ठीक है, वो अपने आप को गोलाई में घुमा सकते हैं इस तरीके से, तो ध्यान रखना है इनका। देखिए, यह शिकारियों के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में गेंद को भी कर्ल कर सकता है। रंग अपने तराजू के निर्भर करता है, रंग अपने परिवेश में पृथ्वी के ऊपर, मतलब ये जिस रंग में रहते हैं अपने आप को उसमें छिपा सकते हैं। ठीक, पेंगोलिन्स एक कीटभक्षी है, ध्यान रखना, कीटभक्षी है। चींटियों और दीमकों पर को खाता है, चींटी और दीमक को खाता है। कीटभक्षी है, चींटी और दीमक को खाता है। लंबे पंजे का उपयोग करते हुए टीले और लॉग से खोदता भी है। खुदाई जो करता है वो किससे करता है? लंबा पंजा से खुदाई करता है। ठीक, उनके दांत तो नहीं होते, लेकिन वो फिर भी हर चीज़ को चबा जाते हैं। रात्रिचर होते हैं ये, और दिन के दौरान गहरे कुंडों में रहता, मतलब कहीं अपना सोते रहते हैं दिन में, लेकिन रात में ये निकलते हैं बाहर। अब देखते हैं क्या है कि दुनिया भर में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी, कहाँ पाई जाती हैं हमने बताया, गर्म और शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, चक्रवात, तूफान, टाइफून अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन चक्रवात, तूफान और टाइफून कभी नहीं, सभी हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो हिरोशिमा परमाणु बम से 10 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से तीनों को अलग करता होगा, ये बताना है हमें। इसमें से हमें बताना है कि ये इनको अलग कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए, दक्षिणी प्रशांत हिंद महासागर अपनी बढ़ती ताकत के अनुसार तूफानों के नाम है, गलत बात है। अगला है दक्षिण प्रशांत हिंद महासागर, अटलांटिक, पूर्वोत्तर प्रशांत एशिया में क्रमशः तूफानों के नाम है। ये तूफानों का नाम उनके आकार के अनुसार या आवृत्तियों की आवृत्ति के अनुसार तूफानों का नाम है। तो हम बता दें, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। दक्षिण प्रशांत हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक, पूर्वोत्तर प्रशांत और एशिया में क्रमशः इनके तूफानों के नाम है। ध्यान रखना, बी इसका सही उत्तर है। देखते क्या है। देखिए, चक्रवात क्या है? निम्न दाब प्रणाली के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। ये दक्षिण प्रशांत में और हिंद महासागर पर आते हैं चक्रवात। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत में भी आते हैं और हिंद महासागर में भी आते हैं। अटलांटिक और उत्तर पूर्व प्रशांत में इसी प्रकार की गड़बड़ी को तूफान बोलते हैं। कहाँ पे? अटलांटिक में और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में। उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब अलास्का वाले क्षेत्र की तरफ। ठीक है, मौसम विज्ञानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात शब्द का उपयोग करते हैं जब आमतौर पर इन अत्यधिक शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो अधिकतम, निरंतर, वायुसेना और संभावित नुकसान के पैमाने के अनुसार 5 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें बताना सही जोड़ा, सही जोड़ा ही बताना ना, हाँ सही जोड़ा बताना है, कौन सा सही जोड़ा है। देखते हैं कौन सा सही जोड़ा भाई। देखिए, फसाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध है, सही है। ठीक है, बात सही है। दूसरा है CSIR विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है, तो ये भी बात सही है ना। CSIR ये भी सही है।
ट्राइफेड ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आएगा क्या? ट्राइफेड गलत है, ठीक। दूसरा है, अगला है मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत आ सकता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तो नहीं आएगा, कन्फर्म है, ठीक। अब देखिए चौथा तो बिल्कुल गलत है, तो हम 3 में देख रहे हैं बी सी डी लगातार 4 दिया गया है, तो हमारा बी गलत, सी डी भी गलत, तो ए सही हो गया ऑटोमेटिक, ठीक। चलिए इसका देख लेते हैं सही जोड़ा, ए सही है, ठीक। देखिए क्या है, फसाई स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय CSIR विज्ञान प्रौद्योगिकी, ट्राइफेड जो है वो जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसके तहत आता है, उसके तहत शामिल किया गया है ट्राइफेड को, ठीक। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। देखिए चलिए अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक। तो भाई कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है इसमें। देखिए मुल्ला पेरियार बांध यह मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पर है, बात सही है। दूसरा, यह पूरी तरह से केरल में है, ये भी बात सही है। सही है ना, केरल में ही है पूरी तरह से, कहीं और नहीं है दूसरे स्टेट में, ठीक। तीसरा है, यह बांध तमिलनाडु राज्य द्वारा केवल सिंचाई के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। भाई अगर पूरी तरह से केरल में है तो तमिलनाडु के को क्या दिक्कत है, हैं? ठीक है ना। तो जब दूसरा सही है तो तीसरा ऑटोमेटिक गलत रहेगा, तो पहला दूसरा सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। हाँ देखिए क्या है, व्याख्या देखते हैं इसकी। मुल्ला पेरियार बांध मुल्यार और पेरियार नदी के संगम पर बना हुआ, पूरी तरह से केरल में भी है संचालन। बांध का संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है, ठीक। 1886 में त्रावणकोर एक रियासत थी, पहले त्रावणकोर के राजा का नाम सुना होगा। तो त्रावणकोर के महाराजा और पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड किम्बर्ली थे, ठीक है, के बीच एक पट्टा बनाया गया था। यह पट्टा 999 वर्षों के लिए था, थोड़े मोड़े साल के लिए नहीं था। इसने पट्टे पर दी गई भूमि पर किसी भी निर्माण को करने का पूर्ण अधिकार दिया और भारत सरकार के सचिव को दिया, ठीक। ध्यान रखना है, पट्टे के अनुसार क्या हुआ कि मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण किया गया 1887 से 95 के दौरान। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण 1887 से 1895 के बीच में किया गया था। तत्कालीन त्रावणकोर राज्य, अब इस समय केरल क्षेत्र में पेरियार नदी पर किया गया था। बांध जो है सिंचाई के लाभ के लिए तमिलनाडु में एक सुरंग के माध्यम से जलाशय से वैगई बेसिन, वैगई नदी है ना, ध्यान रखना है, पानी की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। अच्छा, त्रावणकोर के राजा की बात आती है तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था। क्यों जेल भेजा गया था? उन्होंने एक लेख लिखा था, वो लेख क्या था कि त्रावणकोर के राजा के साथ बदसलूकी किए थे अंग्रेजों ने, ठीक है। उन्हीं पे इन्होंने लेख लिख दिया था, जिसके एवज में उनको जेल की सज़ा हुई, और जेल की सज़ा कितने साल की हुई? 6 साल की सज़ा हुई थी 1899 में, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, हमने ये चीज़ पहले बता रखी है लेकिन अभी भी ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखिए और क्या है कि 1970 में एक समझौता हुआ है, इसमें तमिलनाडु को भी बिजली उत्पन्न करने की अनुमति दे दी गई है, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्लोबल हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक की तंत्र संरक्षण कार्यक्रम GSLEP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है, क्या बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए यह दुनिया की पहली संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य हिम तेंदुए का संरक्षण करना। तो हिम तेंदुए से संबंधित है, हिम तेंदुए का ही संरक्षण होगा, बात सही है। सभी 12 स्नो लेपर्ड रेंज के देश इस पहल का हिस्सा हैं।
12 देश ऐसे हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं, वो सभी इसके हिस्से में आते हैं। सही है, ठीक है। दीक्षा ई कुछ है, ऐप होगा, ऐप टाइप में होगा कुछ। 2020 तक कम से कम 20 हिम तेंदुए परिदृश्य को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2020 तक। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। पहला दूसरा तो सही, डी इसका सही उत्तर है। हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? डी है। देखते हैं क्या है। ग्लोबल सोनो रिपोर्ट इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम नाम है GSLEP। दुनिया की पहली संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य मूल्यवान उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के व्यापक संदर्भ में लुप्त प्राय, ध्यान रखना हिम तेंदुआ कैसा है? लुप्त प्राय है। ठीक। GSLEP उद्देश्य के तहत सभी 12 रेंज देश जो हैं, जो देश जिन देशों में पाए जाते हैं, ये वहाँ के सरकार, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र को एकजुट करता है। सबको, इसको सरकार है, गैर सरकारी हैं, अंतर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और निजी क्षेत्र, सब। स्नो लेपर्ड रेंज देश के इच्छुक संगठनों के समर्थन के अनुसार 2020 तक दिल्ली की रेंज में कम से कम 20 स्नो लेपर्ड परिदृश्यों को पहचानने के और सुरक्षित करने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हैं। इसको शॉर्ट हैंड में बोलते हैं 2020 तक सुरक्षित 20। ध्यान रखना है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि 2020 तक सुरक्षित 20 किससे संबंधित है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, समझ गए? या फिर हो सकता है स्टेटमेंट के ऐसे क्वेश्चन आए कि 2020 तक सुरक्षित 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट दे दिया कि हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया या GSLEP का एक संयुक्त पहल है। ठीक है। तीसरा दे दिया कि इसका उद्देश्य 2020 तक 20 हिम तेंदुए को संरक्षित करना है। चौथा दे दिया कि यह उन 12 देशों को एकजुट करता है, 12 देशों की सरकारों, गैर सरकारी, अंतर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र को एकजुट करता है जहां पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। समुद्र की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समुद्र की पानी की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? देखिए, एक तो पवन है, ठीक है, दूसरी महासागरीय धाराएं, तीसरा ताजे पानी का प्रवाह, नदियां जहां गिरती हैं वहां पे लवणता कम होती है, वाष्पीकरण, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पे लवणता ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और वर्षा, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लवणता कम होती है। ठीक है, तो ये है डी इसका सही उत्तर है। ठीक, देखिए है तो ऊपर भी केवल पवन महासागर धाराएं, पवन महासागर धाराएं, ताज़ा पानी प्रवाह, महासागर धाराएं, ताजे पानी प्रवाह। तो एक या दो तो कारण है नहीं, कारण है 4-5, तो हमें सबको बताना है। और जब दिया गया है इसमें पवन महासागर धारा, ताजे पानी प्रवाह, वाष्पीकरण और वर्षा, तो ये सभी जो रहेंगे आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। ठीक, देखिए क्या है, अभी भी देख लेते हैं। महासागर पानी की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण और वर्षा। महासागरों की सतह परत में पानी की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से ध्यान रखना कि वाष्पीकरण वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक, दूसरा है पवन। अन्य क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करके क्या करता है, एक क्षेत्र की लवणता को प्रभावित कर देता है। मतलब जहाँ से पानी लेके आ रहा, हो सकता लवणीय जल लेके आए तो क्या होगा, वो दूसरी जगह लवणता बढ़ा देगा। कहीं का साफ पानी लेके आए तो दूसरे जगह लवणता को कम कर देगा। ठीक, ये चीज़ें पवन का काम। ठीक है, फिर ताजे पानी का प्रवाह, नदियों का ताज़ा जल प्रवाह, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने पिघलने की प्रक्रिया, हमने नदी के एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा महासागरीय धाराएं वही हैं, सेम चल रहा सब। पानी की लवणता, तापमान, घनत्व परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना है। लवणता, तापमान और घनत्व
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं भाई, इसलिए तापमान या घनत्व में कोई भी परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित करता है, अब ये बताना हमें। देखिए ये तो आप भी पढ़े होंगे, तो इसमें देखिए 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए क्या है, महासागर धाराओं को प्रभावित कौन कौन करते हैं, पृथ्वी का घूमना, ठीक है, हवा का दबाव, और हवा का दबाव भी करेगा। 1 और 3 सही, महासागर जल का घनत्व भी है इसमें शामिल होगा। ठीक है, भारी जल है और हल्का जल है। ठीक, अब देखिए पृथ्वी की क्रांति, घूमना और परिभ्रमण होगा। ठीक है, अब देखिए 1 3 4 तो सही है, 1 3 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए डी इसका सही उत्तर है। देखिए कैसे, घूमने से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, यह बल महासागरीय धाराओं को विक्षेपित कर देता है, बात सही है। समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा पानी को हिलाने के लिए प्रेरित करती है, जो हवा चलती है वो पानी को प्रेरित करती है, हिल जाओ, हिलो, भागो यहाँ से, ठीक, वो भगाती है। हवा और सतह के पानी के बीच घर्षण इसके पाठ्यक्रम में जल निकाय की गति को प्रभावित करता है। समुद्र की धाराओं की विशालता और दिशा दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा सही, जल घनत्व में अंतर समुद्री धाराओं की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को भी प्रभावित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट इसलिए सही था। ठीक है, तो इसलिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही हुए, 1 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें क्या है, महासागर का उथला हिस्सा सही पूछा गया। महासागर का उथला हिस्सा महाद्वीपीय ढलान है। महासागर का उथला हिस्सा महासागरीय द्वीपीय ढलान है, जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है। 1 डिग्री तो है, लेकिन उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, 1 से 3, 1 से 3 है ना, यही तो होता है मेरे ख्याल से, 1 से ज़्यादा होता, कुल मिला के कम नहीं होता, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गहरे समुद्र के मैदान और समुद्र की घाटियों के बीच की ओर ढलान वाले क्षेत्र हैं। गहरे समुद्र के मैदान समुद्र की घाटियों के बीच की ओर ढलान वाले क्षेत्र हैं, नहीं, सागरीय गंभीर जो बोला जाता है ना, तो वो घाटियों की ओर ढलान वाला हिस्सा, क्या मतलब उसका, बहुत बिल्कुल गहराई में होते हैं, और सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र होता है सागरीय गंभीर। ध्यान रखना है, प्रश्न पहले आ चुका, कभी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा विस्तृत सागरीय क्षेत्र कौन सा है, तो सागरीय क्षेत्र में मतलब यही सागरीय गंभीर की बात हो रही थी वहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया है ना, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत हैं। ठीक है ना, चलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हुए, सही उत्तर डी हो जाएगा। हाँ ठीक, देखिए क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत उथले समुद्र खाड़ी द्वारा प्रत्येक महाद्वीप महासागर का विस्तार मार्जिन है। यह महासागर का उथला हिस्सा होता है, औसतन 1 डिग्री या उससे भी कम गति दिखा रहा, मतलब एवरेज के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, 1 डिग्री उससे कम, अच्छा महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है, हाँ 1 डिग्री या इससे कम होता। ठीक है, गहरे समुद्र के मैदान धीरे धीरे समुद्र के घाटियों के ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। ये दुनिया के सबसे चपटे और सबसे सुगम क्षेत्र हैं, क्योंकि भूस्खलन जो भूमि से मिटने वाली समुद्री तलछट होती है, अनियमित स्थलाकृतिक उथले करने वाले उथले पानी के तलछट के कारण होता है। तो देखिए इसमें क्या है, गलत क्या हुआ है, हिस्सा महाद्वीपीय ढलान है, महासागर का उथला हिस्सा, उथला हिस्सा इसमें गड़बड़। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ उथले समुद्र और खाड़ी द्वारा प्रत्येक महासागरीय महाद्वीप महासागर का विस्तारित मार्जिन होता है। ठीक है, तो महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है, ठीक ना, इसलिए गलत हुआ पहला। दूसरा, गहरे समुद्र के मैदान समुद्री की घाटियों के बीच की ओर ढलान है, समुद्र के घाटियों के ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, बीच का कुछ कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इसलिए गलत हुआ दूसरा वाला स्टेटमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा कथन सही हो सकता है भाई। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उत्तरी सागर उच्च अक्षांशों में अपने स्थान के बावजूद उत्तरी अटलांटिक बहाव के द्वारा लाए गए अधिक खारे पानी के कारण उच्च लवणता को रिकॉर्ड करता है। तो सही है या फिर गलत है? बात सही है। बाल्टिक सागर जो बड़ी मात्रा में नदी के पानी के प्रवाह के कारण कम लवणता को रिकॉर्ड करता है, बाल्टिक सागर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। भूमध्य सागर उच्च वाष्पीकरण के कारण उच्च लवणता को रिकॉर्ड करता है। कौन? भूमध्य सागर। बात सही है ना। सही है ये भी। अगला स्टेटमेंट है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के द्वारा नदी के पानी प्रवाह के कारण कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। भाई बात सही है, ठीक है ना। तो देखिए चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अब जब चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट सही तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाल्टिक सागर कहाँ, कुछ इनके बारे में भी जान लिया जाए। देखिए बाल्टिक सागर कहाँ है, आपने देखा होगा स्वीडन। देखिए बाल्टिक सागर है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसके इधर आपको पड़ जाएगा स्वीडन, यहाँ पे स्वीडन है, फिर लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, इनसे घिरा हुआ है बाल्टिक सागर हमारा, ठीक। दूसरा है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर कहाँ भाई? एक मिनट, उत्तरी सागर को भी ध्यान रखना है। तो उत्तरी सागर है, इसके उत्तर में क्या है? नॉर्वे है। उत्तर में नॉर्वे है और दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में आपको पड़ जाएगा जर्मनी और पश्चिम में, पूर्व में पड़ जाएगा डेनमार्क, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है इनको। भूमध्य सागर कहाँ है भाई? भूमध्य सागर आपको पता होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन सा नहर? स्वेज नहर, ठीक है। जो आगे भूमध्य सागर किससे जुड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ता है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर भी कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर बंगाल की खाड़ी तो बताना नहीं, क्यों, तो पता है। चलिए तो डी इसका सही उत्तर है। ये सब देख लीजिए क्या है इसमें। देखिए ओशन के लिए लवणता 33 प्रति हजार, कैसे व्यक्त करते हैं इसको हम? ऐसे, जैसे 33 बताना तो ये, फिर ऐसे ऐसे, ये लवणता को दर्शाने का ये तरीका है, उसको बोलते हैं प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वही बताया गया। 33 प्रति हजार 37 प्रति हजार के बीच होता है। भूमि लाल सागर में बंद है, यह 41 प्रति हजार जितना ऊंचा, जबकि मुहावरा और आर्कटिक लवणता 0 से 35 प्रति हजार। मौसम उतार चढ़ाव होता है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है लवणता कभी कभी वहाँ पर 70 प्रति हजार तक पहुँच जाती है, ठीक। उत्तरी सागर उच्च अक्षांशों में अपने स्थान के बावजूद उत्तरी अटलांटिक बहाव के द्वारा लाए गए अधिक खारे पानी के कारण उच्च लवणता को रिकॉर्ड करता है। तो उत्तरी सागर हमने बताया कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अटलांटिक महासागर में ही है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है आपका उसके क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। फिर बाल्टिक सागर भी हमने बताया, भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, ये सब सागर है, ठीक है ना। तो अरब सागर, बंगाल खाड़ी, ये सब पता है आपको। चलिए लहरों के आकार और आकार से मूल तरंग का पता चलता है। लहरों के आकार से क्या होता है कि मूल तरंग का पता चलता है। तो इसके संबंध में बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही देखते हैं। धीमी और स्थिर तरंगें दूर दूर के स्थानों से उत्पन्न होती हैं और संभवतः दूसरे गोलार्ध से आती हैं। बात सही है। खड़ी लहरें काफ़ी युवा होती हैं और संभवतः स्थानीय हवा से बनती हैं। ये भी बात सही है। तो जब दोनों सही तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका सही उत्तर हो गया, सी। चलिए देख लेते हैं क्या है।
देखिए, धीमी और स्थिर तरंगें दूर के स्थानों से उत्पन्न होती हैं, संभवतः दूसरे गोलार्ध से आती हैं। अधिकतम तरह लहर की ऊंचाई हवा की ताकत से तय होती है। हवा जितनी तेज होगी उनकी लहर उतनी ही ऊंची उठती है। यानी यह कितनी देर तक चलती है और जिस क्षेत्र में यह एक ही दिशा में उड़ती होगी। ठीक, खुले समुद्रों में सबसे बड़ी लहरें पाई जाती हैं। हवा से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए लहरें बड़ी होती रहती हैं। अधिकांश तरंगें पानी के विरुद्ध चलने वाली हवा के कारण होती हैं। जब लहरें हवा के विरुद्ध चलेंगी तो क्या होगा, वो उठेंगे ऊपर तक। ठीक है, यही बताया जा रहा है इसमें। लहरें रोलिंग, एशोर, ब्रेकिंग, सर्फ के रूप में भंग करने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं ये। ठीक है ना, मतलब अपने वो निरंतरता को कम किए बिना ये हजारों किलोमीटर तक चल सकती हैं। ये वो होती हैं लहरें। चलिए आगे है, नीप ज्वार के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। नीप ज्वार के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं क्या है नीप ज्वार भाई। नीप ज्वार है, यह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा संरेखित होते हैं। बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है। ठीक है ना। दूसरा है, उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे बड़ी भिन्नता में परिणाम होता है नीप ज्वार। ये भी गलत है। ठीक है। तीसरा है, जब पहली और तीसरी तिमाही में चांद दिखाई देता तब चंद्रमा आधा भरा होता रहता है, आधा भरा दिखाई देता। तो ये वाला स्टेटमेंट सही, तीसरा स्टेटमेंट सही इसका। ठीक, तीसरा वाला जब स्टेटमेंट सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बी हो सकता है। बी इसका सही उत्तर है। बी, हाँ बी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है भाई, यह तब होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के साथ संरेखण 90 डिग्री होता है। ठीक है। उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे छोटी भिन्नता में परिणाम होता है नीप ज्वार का। ध्यान रखना है, जब पहली और तीसरी तिमाही में चांद दिखाई देता चंद्रमा आधा भरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये सब इसकी पहचान है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, ग्लेशियरों के क्षरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बनती है? ग्लेशियर जब क्षरित होते हैं तो कौन सी आकृति बन सकती है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, देखिए जॉर्ट्स बनेंगे, सही है। अरेती बनेगी, सही है। देखिए वी आकार की घाटी नहीं बन सकती। वी आकार की घाटी कौन बनाती हैं? नदियां बनाती हैं। ठीक है, तो नदियां कौन बनाती हैं? कौन सी नदियां? जो हिमालयी नदियां हैं वो वी आकार की ही घाटी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने तलों को काट रही हैं। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपने तल को नहीं काटती, अपने समानांतर मतलब क्षैतिज रूप से वो काटती रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बी आकार नहीं है, तो बी वाला स्टेटमेंट, बी वाला आंसर गलत होगा। ठीक है, उसके अलावा डी भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि चौथा तो कट चुका है। अभी ए और सी बचे हुए हैं इसमें। अब देखिए, मोरन बनते हैं क्या? बर्फ के क्षरण से मोरन बनते हैं क्या? तो मोरन्स भी नहीं बनते। ठीक है, जब मोरन्स नहीं बनते हैं तो पांचवा भी खत्म, बचा कौन सा? ए। तो ए सही उत्तर हो गया इसका। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर ए हो गया। इसकी व्याख्या में कुछ नहीं था, चलिए कोई नहीं, उत्तर ही आ गया सामने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। जैसे देखिए, वूलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनाई गई थी। तो टेक्टोनिक गतिविधि के द्वारा तो बनाई गई थी, बात सही है। ये तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये बात सही है। ठीक, महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी झील है। तो लोनार झील, सही बात है। लोनार झील कैसी है? ज्वालामुखी झील है। चिल्का झील क्या है? एक क्षीण झील है। क्षीण मतलब क्या? खत्म हुई झील है क्या? चिल्का जो है अभी भी जिंदा है, तो ध्यान रखना है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब देखिए चिल्का झील क्या है भाई? भारत में रामसर साइट्स हैं। ठीक है, 1971 1972 वाला टाइम है, रामसर कन्वेंशन हुआ है, उसमें साइट्स चुने गए हैं। इस साल भारत से 10 साइट्स का चुनाव किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं 6।
ठीक है। तो चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है, और चिल्का झील ही नहीं है, इसके साथ में भरतपुर राजस्थान में केवलादेव जो पक्षी विहार है उसको भी इसमें शामिल किया गया था उसी साल। और साल कौन सा था? साल था 1981। ठीक है ना। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन है भाई? चिल्का और केवलादेव पक्षी विहार, ध्यान रखना है। चलिए, तो बी इसका सही उत्तर है। देखिए, अभी जो हाल में रामसर साइट्स बताए गए हैं, 10 साइट्स चुने गए हैं, उनके नाम बताने हैं। तो आप कैसे बताएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप ग्रुप में बना के भेजिए, लिख के भेजिए, या फिर आप कमेंट करके बताइए हमें, ठीक। या फिर नहीं तो पंजाब की या उत्तर प्रदेश के उनके नाम हमें बताइए ज़रूर। तो देखिए क्या है, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी झील है, एक टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, ठीक है। लोनार झील ज्वालामुखी झील है। चिल्का निर्माण समुद्री जमाव के कारण हुआ है, चिल्का का जमाव, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें यहाँ पर पूछा गया गलत कौन सा है। देखते हैं गलत कौन सा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, दरार घाटियों के साथ बनी झीलें जो होती हैं गहरी होती हैं, सकरी होती हैं, लंबी भी होती हैं। बात तो सही है, तो गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, गर्तों में जो पानी इकट्ठा होता है, दरार में घाटी होती है, उनकी मंजिलें अक्सर समुद्र तल से नीचे होती हैं। तो ये भी बात सही है भाई। तो जब दोनों ही स्टेटमेंट सही, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी हो गया इसका सही उत्तर। सेम वही व्याख्या में दिया गया है, तो उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डेल्टा के गठन के पक्ष में बोला गया है कुछ, और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। सही उत्तर हमें बताना है। देखिए, डेल्टा समुद्र डेल्टा से सटे होते हैं। डेल्टा जो है समुद्र से सटे हुए क्षेत्र होते हैं, बात सही है। सुंदरबन डेल्टा है, या ये ऐसे ही याद रखिए, ठीक है ना। इसके साथ नदी के मुहाने पर मजबूत धारा को ज्वार के निर्माण की ओर ले जाती है, ये भी बात सही है। अब देखिए, तीसरा है, अवसादों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करने के लिए नदी के निचले हिस्से में सक्रिय ऊर्ध्वाधर पार्श्व कटाव होता है, तब डेल्टा का निर्माण होता है क्या? तीसरा स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रहा है, पहली बार, और दूसरा भी। और जो पहला देखिए, पहला तो सही है, ठीक है, पहला तो सही है। तो अगला कौन सा हुआ? देखिए, एक सही है और 3 नंबर तो गलत लग रहा है। तो बी और सी तो नहीं हो सकते, ए या डी हो सकते हैं। नदी के मुहाने पर मजबूत धारा होती है जो ज्वार के निर्माण की ओर ले जाती है। ज्वार के निर्माण की ओर ले जाती, क्या मतलब है? मुहाने पर मजबूत धारा होती है जो ज्वार के निर्माण की ओर ले जाती है, ऐसा ये भी नहीं, ठीक है। पहला ही सही है इसका, दूसरा भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर होगा ना। हाँ, ए इसका सही उत्तर है। देख लीजिए क्या है। नदी के मुहाने पर कोई मजबूत धारा होती है, वो तलछट को क्या करती है? धो सकती है। अवसादों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करने के लिए नदी के ऊपरी हिस्से में होता है, निचले में नहीं। सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व कटाव होता है, ठीक है। डेल्टा समुद्र से सटे हुए क्षेत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सोनेरटिया। ये सोनेरटिया क्या है भाई? सोनेरटिया अल्बा अभी खबर में रही है, समसामयिक घटनाक्रम का प्रश्न है कि सोनेरटिया अल्बा हाल ही में जो खबरों में रही है, ये है क्या? तो ये हम आपको बता दें कि ये सदाबहार मैंग्रोव प्रजाति है ये, ठीक है। सोनेरटिया अल्बा जो है एक सदाबहार मैंग्रोव प्रजाति है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हुआ इस हिसाब से? सी इसका सही, हाँ, सी सही उत्तर हो गया। देख लेते हैं क्या है सोनेरटिया अल्बा। देखिए,
मैंग्रोव सेब एक सदाबहार मैंग्रोव प्रजाति है, महाराष्ट्र के समुद्र तट के किनारे पाई जाती है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के समुद्र तट के किनारे। अल्बा 5 फीट तक बढ़ता है। गुलाबी आधार के साथ साथ हरे फल जो सेब जैसा दिखता भी है। अचार बनाने के लिए इनका उपयोग भी किया जाता है। अचार भी बनता है इनसे, अचार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इनका। साथ में इनका फूल सफ़ेद होता है। ठीक, फूल जो रात में खिलते हैं, इनके इनके फूल रात में खिलते हैं, वो चमगादड़ जैसे निशाचर प्राणियों द्वारा क्या होते हैं, परागित किए जाते हैं। तो रात में खिलेंगे तो चमगादड़ है या रात में जो भी प्राणी चलते रहते हैं उनके द्वारा उनको परागित किया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र प्रजाति महाराष्ट्र में शुरू की गई थी और अंडमान द्वीप समूह की मूल निवासी है। तो ये जो सोनेरटिया अल्बा है, ये मूल निवासी कहाँ की है, अंडमान निकोबार की। ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने सोनेरटिया अल्बा को राज्य मैंग्रोव पेड़, ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने राज्य मैंग्रोव पेड़ घोषित किया सोनेरटिया को। ठीक है, घोषित करने की मंजूरी दे दी है बहरहाल। ठीक है, महाराष्ट्र का राज्य पेड़ जो है, महाराष्ट्र राज्य का जो पेड़ है वो है आम का पेड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, फेम इंडिया के बारे में बताना हमें। फेम इंडिया का उद्देश्य क्या है भाई। फेम इंडिया का उद्देश्य है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्दी से अपनाने और निर्माण करने के लिए। फेम इंडिया का उद्देश्य क्या है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्दी से अपनाने और निर्माण करने से संबंधित है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फेम इंडिया कोई किसी चीज़ से संबंधित कोई प्रदर्शन नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लें पहले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। तो इसका सही उत्तर बी हो गया। ठीक है ना, चलिए बी इसका सही उत्तर है। क्या है फेम इंडिया। सरकार अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020 के एक भाग के रूप में भारत में तेजी से अपनाने विनिर्माण हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना फेम को अधिसूचित किया है। योजना में 4 फोकस क्षेत्र हैं। कौन कौन से, प्रौद्योगिकी विकास, ध्यान रखना, पायलट परियोजना, चार्जिंग बुनियादी ढांचा और मांग निर्माण, ये 4 चीज़ों पे ध्यान दिया गया है फेम इंडिया के तहत। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में कुछ चीज़ें दी गई, उनके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। अब ये बताना हमें, देखो, राज्य पशु उड़ने वाली गिलहरी है क्या, सही जोड़ी मेल खाती वो बताना हमें। राज्य पक्षी घरेलू कबूतर है। राज्य तितली ब्लू मार्मोन। देखिए तीसरा तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका सही उत्तर, तीसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है। ठीक है, राज्य पशु उड़ने वाली गिलहरी होगी और राज्य पक्षी घरेलू कबूतर, ऐसा तो नहीं है। देखिए तीसरा तो सही है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही जोड़ी बतानी थी हमें। देखिए तीसरा तो सही है, देख लेते हैं। वैसे तीसरा ही सही है, पहला और दूसरा तो गलत है जहाँ तक हमें लग रहा है। हाँ, इसका तीसरा ही सही है, बी इसका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए राज्य वृक्ष, देखिए अभी ऊपर बताया गया था आम है यहाँ का। राज्य पशु क्या है, विशाल गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी नहीं, बड़ी वाली गिलहरी। ठीक है। फिर राज्य पक्षी क्या है, हरा कबूतर, ना कि घरेलू कबूतर। राज्य तितली ब्लू मार्मोन। राज्य फूल क्या है भाई, राज्य फूल है इसका जारूल। राज्य फूल क्या है, जारूल। राज्य पक्षी है आपका हरा कबूतर, तितली है ब्लू मार्मोन और राज्य पशु विशाल गिलहरी, वृक्ष है आम। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हम्पबैक व्हेल के बारे में बताना, कौन सा कथन सही है। सही कथनों पर विचार करना हमें, गलत कथन पर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है ना, देखिए क्या है, प्रकृति में यौन रूप से मंद रहते हैं, बस सही है। आयुसीएन लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया तो ए हो जाएगा।
ये इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, IUCN ने बताया है कि कम से कम चिंता वाला चीज़ है। मिलते कहाँ पे हैं? दुनिया भर में मिलते हैं ये, ठीक है। हम्पैक व्हेल भारतीय जल में होने वाली बलेन जो व्हेल है उसकी 4 प्रजातियों में से एक है। बलेन जो व्हेल पाई जाती है भारतीय जल में, इंडियन ओशियन में, उनकी 4 प्रजातियों में से एक है यही हम्पबैक व्हेल। यह भारत में सबसे कम अध्ययन की जाने वाली प्रजातियों में से एक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कौकाज 2020, कौकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है किसके साथ आयोजित किया जाता है? तो हम बताएं कि भारत और रूस का संयुक्त पहल है, ठीक है ना। कौकाज 2020 भारत और रूस का है। देखिए कजाकिस्तान भारत, अफगानिस्तान भारत, दोनों तो गलत है। रूस जब है तो रूस है, हाँ। रूस और SCO सदस्य हैं इसमें, ठीक है ना, भारत नहीं इसमें है। रूस और SCO सदस्य इसमें है। इसका सही उत्तर डी है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है, ठीक है। भारत रूसी कौकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेने के लिए है। आमंत्रित में क्या कौन कौन है? संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य राज्यों के अलावा चीन और पाकिस्तान भी शामिल किए गए हैं इसमें, ठीक। आस्था खान मतलब रूस में कौकाज 2020 का आयोजन किया गया। आस्था खान एक जगह है, रूस में ही है, वहीं पे इसका आयोजन भी किया गया है, तो ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? आस्था खान रूस में। 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम है कौकाज 2020। इसमें संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य शामिल हैं और साथ में पाकिस्तान और चीन को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब जरूर बताना है। चाहे आप ग्रुप में लिख कर बताएं, नहीं बताएंगे तो हम ग्रुप में कल भेज देंगे उसे, कौन है क्या है, लेकिन आप बताने की कोशिश ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ध्यान से सुने वीडियो को और ध्यान से पढ़ें उसको, उससे बहुत बेनिफिट है आपकी परीक्षा में, वो भी UPSC और स्टेट PSC में खास करके, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।